अगरचे वेल्डर्स का ड्रेस एफआरसी होता है जो आग को नहीं पकड़ता इतनी जल्दी, लेकिन इसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये इस तरह का कपड़ा भी इस्तेमाल करें जिसको एप्रॉन कहते हैं। ये भी आग को नहीं पकड़ता और या बहुत देर से पकड़ता है। वेल्डर जब ऊपर की तरफ वेल्डिंग करते हैं यानी ओवरहेड वेल्डिंग जब करते हैं तो उस दौरान ये चांसेस होते हैं कि इनकी गर्दन नंगी हो जाती है। हालांकि इन्होंने अपना वेल्डिंग हुड पहना होता है, फिर भी ये चांसेस होते हैं कि इनकी गर्दन नंगी हो जाती है और ऊपर से जो वेल्डिंग का स्लैग गिरता है ये चांसेस होते हैं कि इनकी गर्दन के साथ टच करेगा। लिहाजा इस दौरान स्पेशली जब ये ऊपर की तरफ वेल्डिंग करें तो इस तरह का एफआरसी कपड़ा होना ज़रूरी है इनके लिए। हालांकि आरामको में ये वाला कपड़ा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि जब ऊपर की तरफ ये इस तरह से वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग स्लैग इनकी गर्दन पे गिर सकता है। और कोई दूसरा कपड़ा नहीं होना चाहिए जो आग को पकड़े, अगर है तो यही एफआरसी कपड़ा होना चाहिए जो आग को नहीं पकड़ता। वेल्डिंग का धुआं भी निकलता रहता है, आपने भी देखा होगा, जो बहुत ख़तरनाक है, जो एकदम से वेल्डर्स को तो नुकसान नहीं देता लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये कुछ अरसे के बाद इनकी सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि वेल्डर्स इस वेल्डिंग हुड के अंदर इस धुएँ से बचने के लिए, जो वेल्डिंग फ्यूम्स जिनको कहते हैं, इनसे बचने के लिए इस वेल्डिंग हुड के अंदर मास्क भी पहने। और कोई आम मास्क नहीं पहन सकते, जैसे N95 मास्क होता है जिसको आम डस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वाला मास्क नहीं होना चाहिए। इनके पास जो भी मास्क होगा वो फ़िल्टर वाला होना चाहिए। इस मास्क के हवाले से यहाँ एक और ज़रूरी बात है कि कुछ कंपनीज़ में इस मास्क को इस्तेमाल करने से पहले उस बंदे का मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, क्योंकि मास्क इस्तेमाल करने से रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फ़िलहाल आरामको में इस चीज़ की कोई सख्ती या पाबंदी नहीं है कि इस तरह के जो रेस्पिरेटरी मास्क जो लोग पहनेंगे उनके लिए मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट ज़रूरी है, लेकिन आप अपने आंसर में इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं जब आपसे वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएं या प्रिकॉशंस पूछी जाएं। वेल्डर्स ने फुल बाजू वाले कपड़े पहने होंगे, ग्लव्स भी पहने होंगे, उसके बावजूद भी आरामको कहता है कि वेल्डर्स की कूनियों तक इसके बाजू की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इस मकसद के लिए अलग से स्लीव्स आते हैं जो इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं, जिस तरह के ग्लव्स होते हैं, ये भी आग को नहीं पकड़ते, तो इनकी मदद से कूनियों तक वेल्डर का बाजू प्रोटेक्ट हो जाता है। इसी तरह से टांगों की हिफाजत के लिए भी एक प्रोटेक्शन होती है। जिस तरह से अभी आपने स्लीव्स देखे बाजू की हिफाजत के लिए, इसी तरह से टांगों पर चढ़ाने के लिए भी लेगिंग्स होती हैं, वो भी इसी तरह के मटेरियल के बने होते हैं। स्पेशली ये उन वेल्डर्स के लिए ज़रूरी होते हैं जिनके सेफ्टी शूज़ ऊपर से लॉन्ग नहीं होते, शॉर्ट होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लंबे सेफ्टी शूज़ हों और पेंट जो है इनके अंदर ना हो, जिसको टक्ड इन कहा जाता है, ये ना हो, पेंट के अंदर शूज़ हो, तो इस सूरत में ज़रूरी नहीं है कि ये लेगिंग्स इस्तेमाल की जाएं। लेकिन अगर शॉर्ट शूज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर ये टांग की प्रोटेक्शन पहनी जाए। असल में इन लेगिंग्स के पहनने का मकसद ये है कि जब आप शॉर्ट सेफ्टी शूज़ पहनते हैं जो ज़्यादा लंबे नहीं होते, तो पेंट आपकी टखने का एरिया कम्प्लीटली कवर नहीं करती और चांसेस रहते हैं कि वेल्डिंग का स्लैग आपके जिस्म को टच कर सकता है या आपके शूज़ के अंदर जा सकता है। इसलिए उस एरिया को कम्प्लीटली कवर करने के लिए ये लेगिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं। अभी तक ये जो जितनी भी चीज़ें आपने देखी, एप्रॉन आपने देखा, लंबे ग्लव्स देखे, उनके ऊपर स्लीव्स देखे, उसके बाद ये लेगिंग्स देखी, ये जितनी भी आपने चमड़े की बनी हुई चीज़ें देखी, ये आम लेदर से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, इनको आग नहीं पकड़ती। जबकि पीछे कुछ आपने ग्लव्स ऐसे देखे कि जिनको एकदम से आग पकड़ लेती है। लेदर ग्लव्स होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी लेदर के ग्लव्स चल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये एक अलग किस्म के मटेरियल के बने होते हैं। यहाँ आपको गौर से देखने से कुछ फ़र्क मालूम होगा। इस लेदर को प्रोसेस करके खुरदरा बनाया जाता है जो फायर रेजिस्टेंट होती है, आग को नहीं पकड़ती। एप्रॉन, ग्लव्स, स्लीव्स, लेगिंग्स, ये सारी चीज़ें इसी लेदर की होनी चाहिए।
कभी कभी वेल्डर्स को ऐसी जगहों पर वेल्डिंग करनी पड़ती है कि उनको नीचे किसी सरफेस पे या ज़मीन के ऊपर अपने घुटने की टेक लगाकर सहारा लेना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसा काम पाइपलाइनों में आपने देखा होगा। तो इस सूरत में वेल्डर्स को नी गार्ड भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वो अपने घुटनों के ऊपर इस तरह के गार्ड्स लगाएं ताकि जब वो अपने घुटने का सहारा लें, टेक लगाएं, तो वो इंजर्ड ना हों। इसी तरह से वेल्डर्स को कभी कभी पाइपलाइनों के नीचे घुस के वेल्डिंग करनी पड़ती है और अपनी कूनी का सहारा लेना पड़ता है और कूनी के ज़रिए टेक लगा के ये पाइपलाइन के नीचे वेल्डिंग करते हैं। तो जैसे घुटने के साथ टेक लगा के वेल्डिंग के दौरान इनको नी गार्ड चाहिए होता है, इसी तरह से जब ये कूनी का सहारा लेंगे तो इनको एल्बो गार्ड भी चाहिए होगा। वो भी इसी तरह का होता है, जैसे क्रिकेट में पैड्स इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह के ये पैड्स होते हैं, समझ लें, जो प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं। जहाँ वेल्डिंग हो वहाँ ग्राइंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और अक्सर वेल्डर्स खुद ही ग्राइंडिंग करते हैं। और ग्राइंडिंग जहाँ हो रही हो, आपको पता है, वहाँ शोर काफ़ी होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन वेल्डर्स को ईयर प्लग्स भी इस्तेमाल करने चाहिए हीयरिंग प्रोटेक्शन के लिए। अब जहाँ तक रही बात वेल्डिंग हेलमेट की, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हेलमेट नज़र आएंगे। हुड्स भी होते हैं वेल्डर्स के। प्रैक्टिकली फील्ड में आपको इस तरह का हेलमेट मिलेगा आरामको प्रोजेक्ट्स पे। इसको आम हेलमेट के साथ ही एडजस्ट किया जाता है फेस शील्ड की तरह, और ये आपके चेहरे वाली साइड की हिफाजत करता है। दूसरे हुड की तरह जो मुकम्मल हुड होता है उसकी तरह ये आपके पूरे सर की हिफाजत नहीं करता, और अमूमन ज़रूरत भी नहीं है कि आपके सर के पीछे वाली साइड की भी हिफाजत करे। ज़्यादा जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका चेहरा और आपके वेल्डिंग की तरफ जो आपने फेस किया हुआ है, फ्रंट साइड आपकी महफूज होनी ज़रूरी है। इस वेल्डिंग हेलमेट के अंदर 3 तरह के शीशे लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो शीशा आता है वो नॉर्मल शीशा, जैसे फेस शील्ड का शीशा होता है। आप ग्राइंडिंग करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए। इसी तरह से इसका जो पहला शीशा होता है वो भी नॉर्मल ही होता है, क्योंकि कभी कभी वेल्डर्स इसी हेलमेट को इस्तेमाल करते हुए ग्राइंडिंग भी करते हैं। ग्राइंडिंग करते हुए ये वेल्डर इस हेलमेट के ऊपर लगे हुए इस ढक्कन को ऊपर कर लेंगे, तो ये इस वक्त फेस शील्ड का काम देगा। इन वेल्डर्स को ग्राइंडिंग करने के लिए अलग से फेस शील्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, यही फेस शील्ड का काम देगा इस वक्त। इसके बाद 2 मज़ीद शीशे आते हैं इस हेलमेट में जो इस ढक्कन में फ़िक्स होते हैं। एक बीच में आता है। सबसे पहला तो फेस शील्ड वाला हो गया, नॉर्मल शीशा जो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और उसके और आखिरी शीशे के बीच में एक शीशा ऐसा आता है जो नज़र के हिसाब से लगाया जाता है। वेल्डर की नज़र कितनी तेज़ है, कितनी कमज़ोर है, उस हिसाब से नंबर के हिसाब से ये शीशा लगाते हैं। जिसकी नज़र कमज़ोर है तो उसको ज़्यादा पावर वाला शीशा चाहिए, तो जिसकी नज़र बिल्कुल नॉर्मल है तो उसको इस शीशे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसकी जगह रहती है कि किसकी नज़र कितनी तेज़ या कम है, उस हिसाब से यहाँ शीशा लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता। इसके आगे और जो सबसे आखिर में शीशा, सबसे बाहर वाली साइड पे शीशा होता है, ये आम तौर पर काले रंग का होता है, डार्क ग्लास होता है। इसका मकसद ये है कि जो वेल्डिंग की चमक है हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं, उनको कवर करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये डार्क ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। जितनी ज़्यादा चमक होगी, जितनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, उसके लिए उतना ज़्यादा डार्क ग्लास हमें चाहिए होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की वेल्डिंग्स होती हैं जिनसे निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारे लिए मुख्तलिफ़ दर्जों के ख़तरात रखती हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए या एग्जैक्ट पता लगाने के लिए कि कौन सा ग्लास हमें इस वक्त चाहिए, उसकी डार्कनेस कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आप CSM देख सकते हैं। इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कभी आपको साइट पर ये मालूम करना हो कि कितनी डार्कनेस वाला ग्लास आपको चाहिए, तो ये टेबल को आप फॉलो कर सकते हैं। इनमें से कुछ लेंसेज ज़्यादा काले, ज़्यादा डार्क होते हैं और कुछ का कलर लाइट होता है। इनको भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है जिस हिसाब से ये लोग नज़र वाला शीशा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जिस बंदे की नज़र ज़्यादा कमज़ोर होगी उसके लिए जितना ज़्यादा डार्क ये वाला लेंस होगा उतना उसको दिखाई कम देगा। अगर आप इस टेबल को फॉलो नहीं करना चाहते तो आरामको खुद ही कहता है कि आप ये प्रैक्टिस करें कि सबसे पहले
जो सबसे ज़्यादा डार्क ग्लास है आप उसको इस्तेमाल करके देखें। अगर वो वेल्डर को फिट नहीं आता, उसको क्लियर नज़र नहीं आता, तो थोड़ा उससे लाइट वाला इस्तेमाल करें। अगर वो भी नहीं फिट आता तो उससे भी थोड़ा लाइट वाला इस्तेमाल करके देखें। जो वाला लेंस उसको फिट आएगा वही इस्तेमाल करें, लेकिन स्टार्ट उससे करें जो आपके पास सबसे ज़्यादा डार्क लेंस मौजूद होगा और फिर उससे नीचे आते जाएं लाइटर की तरफ। इसके अलावा अगर कोई आपसे इस वेल्डिंग के हेलमेट का स्टैंडर्ड पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि ANSI Z 87.1 इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए।